दोस्तों मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए विजन आईएएस की टेस्ट नंबर 14 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, मूलतः मराठी में लिखी गई और 1909 में प्रकाशित पुस्तक 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन थे? तो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक जो है वीडी सावरकर हैं। इसे मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, कभी भी इससे संबद्ध नहीं रही। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं रही, ये कांग्रेस से स्वतंत्र रूप से काम करती थी। तो ये आपका पहला गलत हो गया, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में ही इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी भी इससे संबद्ध नहीं हुई या ये स्वतंत्र रूप से काम करती थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि कभी स्टेटमेंट में कभी भी शब्द दे दे, कोई भी शब्द दे दे या केवल शब्द दे दे, अनन्य शब्द दे दे, अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रही वैश्विक क्षमता निर्माण पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वैश्विक क्षमता निर्माण पहल ये किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 1926 की सैंड हर्स समिति संबंधित थी। सैंड हर्स समिति किससे संबंधित थी? तो ये भारतीय सेना और उसका भारतीयकरण से संबंधित थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 का सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया गया था? तो 1944 का सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया गया था? तो राजनीतिक गतिरोध के समाधान के लिए प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में अप्रत्यक्ष तौर पे पाकिस्तान के गठन की प्रस्ताव रखी गई थी, मतलब इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान के गठन का समर्थन करता था। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या प्रस्ताव दिए गए थे। कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हैं, उसको आप लोग याद कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री में दी हुई है। और गांधी जी द्वारा इसका समर्थन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी मान लो एज ए स्टेटमेंट आपके सामने रख दे तो आप गलत मत करिएगा। तो गांधी जी के संदर्भ में स्टेटमेंट दे देता है कि गांधी जी द्वारा इसका समर्थन किया गया था या नहीं किया गया था। तो गांधी जी द्वारा इसका समर्थन किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आंदोलन कैबिनेट मिशन की विफलता के विरोध में शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन की विफलता के विरोध में शुरू हुआ था, न कि कैबिनेट मिशन की विफलता में। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता के विरोध में शुरू हुआ था। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बलिया, सतारा, तालचेर सहित कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों पे समानांतर सरकारें हमारे भारतीय नेताओं द्वारा स्थापित की गई थी, जैसे कि बलिया हो गया, सतारा हो गया, तालचेर हो गया और कुछ अन्य जगहों पे भी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना को भारत से तत्काल वापस लौटना पड़ा था। तो ये तो गलत है। तीसरा इतना पढ़कर भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ब्रिटिश सेना को भारत से तत्काल वापस लौटना पड़ा, ये तो गलत है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन को पढ़ें
लास्ट में आंसर स्टेटमेंट चेक कर लिया कि सही या गलत है। उसके बाद जब भी आंसर करने जाएं तो आंसर टिक करने से पहले यहाँ पे ध्यान से पढ़ लिया करिए कि कभी कभी दे देता है कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसने द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, साइमन कमीशन को क्यों लाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 का कार्यान्वयन कहाँ तक सफल रहा, कितना मतलब वो कारगर साबित हुआ या नहीं हुआ, उसकी जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो इसने प्रस्ताव रखा था कि द्वैध शासन की समाप्ति कर दो, जो द्वैध शासन चल रहा है उसको समाप्त कर दो। 1919 द्वारा द्वैध शासन की प्रणाली लाई गई थी, तो द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की थी और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन और रॉलेट सत्याग्रह दोनों एक ही समय में किए गए थे, तो ये दूसरा गलत है। आपको ध्यान होगा साइमन कमीशन लगभग भारत में ये कब आया था, और साइमन 1928 में आया था, और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, एक ही समय पे नहीं हुआ था, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है और इम्पोर्टेंट भी है। पहला कथन कह रहा है कि स्वराजवादियों ने विधान परिषदों के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करने की वकालत की, जबकि अपरिवर्तनवादियों ने ब्रिटिश नीतियों को अंदर से बाधित करने के लिए विधान परिषदों में प्रवेश करने पर बल दिया। तो देखो, असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 से लगभग 1922 तक चलता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद सब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो सी आर दास हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इनसे बहुत नाराज हो गए कि भाई इन्होंने वापस क्यों ले लिया। पूरा सन्नाटा छा गया था कि जहाँ पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे, तरह तरह की एक्टिविटी की जा रही थी, अब क्या हुआ कि सब कुछ शांत पड़ गया, थम गया सब कुछ। तो इस दौरान सी आर दास हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, कुछ हमारे नेताओं का विचार आया कि भाई चलो हम लोग अंग्रेजों का विरोध करते हैं, और विरोध हम लोग बाहर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग विधान परिषद में घुसकर वहाँ पे, यानी कि विधान परिषद का मेंबर बनकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। बाहर रह करके हम लोग कब तक ये रचनात्मक काम करेंगे, कब तक आंदोलन करेंगे, कब तक हड़ताल करेंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कुछ नेताओं का, कि भाई विधान परिषद में हम लोग जाएंगे, मेंबर बनेंगे, और वहां पर जाकर के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसी को कहा गया स्वराजवादी। ठीक है, और जो ये अपरिवर्तनवादी थे, नो चेंजर्स थे, इनका मानना था भैया हम लोग नहीं जाएंगे विधान परिषद में, वहाँ पे जाकर के हम लोग उस प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, वो अंग्रेजों की नीतियों का प्रयोग नहीं, विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि अगर हम विधान परिषद का सदस्य बनते हैं तो लोगों को ये लगेगा कि हम अंग्रेजों के साथ हैं। इनका ये मानना था अपरिवर्तनवादियों का, कि इनका ये मानना था कि अगर हम उसमें जाते हैं तो अंग्रेजों को ये लगेगा कि हम उनके साथ हैं, और लोगों को भी यही लगेगा कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ उनके नीतियों का समर्थन करते हैं, तो लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे। तो इनका ये मानना था कि हम बाहर रहकर ही रचनात्मक कार्य करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो यही दोनों में अंतर रहा। अपरिवर्तनवादी जो है ये विधान परिषद में जाकर के अंग्रेजों की नीतियों का विरोध नहीं करना चाहते थे, ये बाहर रह करके अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। और स्वराजवादियों का मानना था कि वो अंग्रेजों का विरोध करना है तो विधान परिषद के प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग करो, बाहर भी काम करो और अंदर भी काम करो। तो ये स्वराजवादियों का मानना था। अब चलिए स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वराजवादियों ने विधान परिषदों के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करने की वकालत की। यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि स्वराजवादियों ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि विधान परिषद के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करने की वकालत अपरिवर्तनवादियों ने किया था। तो गलत हो गया ये। और आगे कह रहा है कि जबकि अपरिवर्तनवादियों ने ब्रिटिश नीतियों को अंदर से बाधित करने के लिए विधान परिषदों में प्रवेश करने पर बल दिया। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि दोनों के बीच ये बहस 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद प्रारंभ हुई, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
तो पूछा है कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1945 की वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि गवर्नर जनरल सहित कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। वेवेल योजना में ये वेवेल योजना में ये प्रस्ताव लाया गया था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नर जनरल सहित कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे, ये गलत हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपना नोट्स रिवाइज करो या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लो, जो भी आपको सही लगे आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जहाँ भी कहीं भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जैसा कि यूपीएससी डिमांड करता है क्वेश्चंस वैसे ही यहाँ पे रखा गया है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज नाम से कमेंट बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारी पीडीएफ की लिंक मिलेगी। वहाँ से आप लोग हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों अभी हमारे क्लब द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम है सुपर 100 बैच। ये सुपर 100 ग्रुप लाया गया है। इस ग्रुप में आप लोगों को लाने का पर्पस क्या है कि 2026 पीटी के लिए आप लोग को तैयार कराना। जहाँ भी आपको डाउट हो आप आरजी सर से डायरेक्ट संडे को लाइव सेशन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हर वीकली आपको टास्क दिया जाता है। इस समय इकोनॉमिक्स का टास्क दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। वही टॉपिक दिए जाते हैं जो पीटी में पूछ सकता है। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं, रिवीजन ज़्यादा करना है, वो टॉपिक आपको दिए जाते हैं। इसके साथ ही आपको 100 टेस्ट सीरीज मिलेंगे ऑनलाइन। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन सॉल्व करते हो, इसी तरह इसी सुपर 100 ग्रुप में आपको 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे। ऑनलाइन सॉल्व करने की सुविधा होगी। तुरंत आप सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत आपका फीडबैक मिल जाएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कितना अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं अटेम्प्ट किया है। ये सारी सुविधा आपको मिलेगी इस ऑनलाइन टेस्ट पेपर में। फिर बाद में आपको 2 दिन बाद पूरी लिस्ट दी जाती है कि किसका रैंक फर्स्ट रैंक किसका रहा, सेकेंड रैंक किसका रहा, तो पूरी लिस्ट दी जाती है। ठीक है, इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि हमसे भी अच्छे बच्चे हैं अभी पढ़ने वाले, तो इस तरह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील होगा। इसके साथ ही हाँ, लाइव सेशन, आप लाइव सेशन में जा कर के रोज़ मतलब संडे को रात 9 बजे लाइव सेशन लेते हैं सर। वहाँ पे आप सर से डायरेक्ट आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हम लाइव रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसकी प्राइस कितनी है, तो 99 रुपीज़ है। ओके, तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। खुदाई खिदमतगारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में कार्य किया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में कार्य किया। ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और खुदाई खिदमतगार इसको सर्वेंट ऑफ गॉड या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सर्वेंट ऑफ गॉड या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पीसेस में दे देता है। और ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन हुआ कब था, तो 1929 में हुआ था। ओके, और ये एक अहिंसक आंदोलन था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए हिंसक आंदोलन था ऐसा दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक अहिंसक आंदोलन था। ओके, चलो तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। किसका नेतृत्व किसने दिया था?
नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व प्रदान किया था। दूसरा कह रहा है कि इन्होंने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। देखो, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लगभग 1922 तक, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 में हुआ था। तो दोनों का टाइम अलग अलग है। पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, बाद में खुदाई खिदमतगार आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे समर्थन करने की बात ही नहीं, जब वो उसका अस्तित्व में ही नहीं था तो समर्थन कहाँ से करता? तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कार्य करते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। अगर आपको पता होता दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आप एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी हैं। ये मांगे पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी में पूछ देता है कि कौन कौन सी मांगे थी। 3-4 स्टेटमेंट दे देगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो पहला कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखे जाने थे। दूसरा कह रहा है कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाना था। तीसरा कह रहा है कि विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था। तो दोस्तों 14 सूत्रीय मांगों में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगों में इन्होंने 14 मांगे रखी थी अपने से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कि भाई मेरी ये 14 मांगे हैं, तुम स्वीकार करो तो फिर ठीक है, हम लोग मिलके अंग्रेजों को भगाएंगे। तो 14 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी? तो सबसे बड़ी मांग इनकी ये थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को बनाए रखा जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए जो ये निर्वाचन का पद्धति है, पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे हम लोग नॉर्मली वोट देने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदुओं को वोट दे सकते हैं, या फिर हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट दे सकते हैं, या मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते हैं। तो हम लोग तो सबको वोट देते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल में ऐसा था कि मुस्लिम मतदाता को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, हिंदू वोट नहीं कर सकता है। तो इसी को पृथक निर्वाचन मंडल कहा गया। जैसे हिंदू मतदाता है कोई तो हिंदू ही उसको वोट देगा, तो इसी को पृथक निर्वाचन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखने की बात रखी थी और सिंध को बॉम्बे से अलग करने की बात कही थी कि भाई सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दो। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही मांगे इन्होंने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसने पाकिस्तान के रूप में एक पूर्ण देश के निर्माण की मांग को स्वीकार किया। अक्सर जब भी कैबिनेट मिशन देता है या क्रिप्स मिशन देता है तो यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव देता है तो अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है कि पाकिस्तान के रूप में एक पूर्ण देश के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था, या फिर भारत को स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा की थी। अक्सर वो स्टेटमेंट दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विरोध किया था क्योंकि कैबिनेट मिशन में भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दर्जा देने की बात कही थी, जो कि इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। कभी कभी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे देता है कि मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था, कैबिनेट मिशन को, इसका समर्थन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, तो दोनों ने नहीं किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट दे देता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत है कि पाकिस्तान के रूप में एक पूर्ण देश के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया था बल्कि अस्वीकार किया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दिया गया जो अवशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान किया गया था। दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें प्रावधान किया गया था कि रियासतें अब ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि रियासतों को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि अब ब्रिटिश सरकार के अधीन ये नहीं रहेंगी। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है कि इसने सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी सेवाओं में हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है।
दूसरा कह रहा है किसने ब्रिटिश भारत में ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण अनिवार्य किया था, तो इसने ब्रिटिश भारत में ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया था, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 1921-22 का एका आंदोलन मुख्यतः एक अवध में किसान आंदोलन था। तो 1921-22 में अवध में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, जिसे एका आंदोलन कहा गया था। इसका नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 1932 का पूना समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1932 का पूना समझौता किससे संबंधित है, बताओ। तो सांप्रदायिक पंचायत से उत्पन्न मतभेदों का समाधान करने के लिए। देखो सांप्रदायिक पंचायत क्या था, कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड, कभी कभी कम्युनल अवार्ड शब्द देवनागरी लिपि में लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग की कि अल्पसंख्यकों को एक अलग वर्ग का दर्जा दिया जाए। सॉरी, ये जो अल्पसंख्यक नहीं, ये जो निम्न जाति के लोग थे, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इनको अगर निम्न जाति के लोग हैं, अगर ये उम्मीदवार बनते हैं तो इनको वोट केवल निम्न जाति के लोग ही कर सकेंगे। यानी कि इन्होंने मांग की थी निम्न जाति के लोगों को एक तो अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए, और इसके साथ ही इनका जो निर्वाचन हो वो पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर हो। यानी कि जैसे कि मुस्लिमों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, और उस हिसाब से हो भी रहा था वोट 1909 के माले मिंटो सुधार से ही मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल के आधार पर ही, पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर ही उनके उम्मीदवारों का चयन होता था। तो इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जाति के लिए भी वोटिंग के लिए यही कहा कि भैया इनको भी पृथक निर्वाचन मंडल की तरह ही इनके उम्मीदवारों को भी चुना जाए। तो गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि भाई निम्न जाति के लोग जो थे वो भी हिंदू धर्म के अभिन्न हिस्सा थे। जैसे अन्य जाति थे वैसे ये भी थे। अब अगर निम्न जाति के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए तो निम्न जाति के लोग हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, हिंदुओं में भी आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। पहले से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई छिड़ रही थी, अब जो है यहाँ पे जाति को लेकर के हिंदुओं में लड़ाई छिड़ जाएगी। तो सांप्रदायिक पंचायत में यह मांग की गई थी। तो इससे उत्पन्न जो भी मतभेद थे वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, तो इस मतभेद के समाधान के लिए पूना समझौता हुआ था। हालांकि पूना समझौता में गांधी जी डायरेक्ट इनसे संपर्क नहीं किए थे, बल्कि गांधी जी के 2 प्रतिनिधि थे, वो इस पूना समझौता में गए थे। ठीक है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 1912 में हुए अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में शुरू हुए अल हिलाल समाचार पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन या फिर इसको शुरू किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। दूसरा कह रहा है कि इसने ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की और मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारों का विरोध किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि यह एक प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए अल हिलाल। अल हिलाल एक उर्दू शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये तो नहीं हो सकता है। ये क्या था? एक उर्दू भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस भाषा का? उर्दू भाषा का। तो यहाँ पे ये तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया। इसकी सफलता इन्होंने सरदार की लोकप्रिय उपाधि दिलाई। इस आंदोलन को किसानों का भरपूर समर्थन मिला और केवल शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं था। इसका समापन सरकार द्वारा भू राजस्व वृद्धि को कम करने और जब्त की गई जमीनों को वापस करने पर सहमति के साथ हुआ था। ऊपर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का वर्णन किया जा रहा है?
तो दोस्तों अगर आप लोग को बस इतना पता है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने एक भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नाम बारडोली सत्याग्रह था। इतना ही पढ़ कर के आपको अगर आंसर आ जा रहा है तो इतना ही आंसर करके टिक करके आगे चले जाओ। पूरा स्टेटमेंट मत पढ़ना एग्जाम में, वीडियो बहुत टाइम बहुत चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब जाओ तो अगर आपको आंसर आ गया तो तुरंत आंसर करके आगे बढ़ जाना है, अगले क्वेश्चन पे चले जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे समय भी बचाना है। जो आ रहा है उसको तुरंत करो और आगे बढ़ जाओ, और जो नहीं आ रहा है उस पर थोड़ा टाइम दो, जहाँ पे कन्फ्यूजन है थोड़ा टाइम दे करके आंसर करो, ठीक है। तो ये ट्रिक होना चाहिए। और यहाँ पर ही बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, इसलिए हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और जय हिंद का नारा दिया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही अदिति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अदिति योजना किससे संबंधित है, तो उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। देखो, अदिति योजना स्पेशली इसलिए लाया गया है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो भी मशीनें यूज़ की जा रही हैं वो ऐसी मशीनें यूज़ की जाएँ जो ऊर्जा का कम प्रयोग करती हों। परंपरागत रूप से जो पुरानी मशीनें हैं वो ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं, तो ऐसी मशीनें लाई जाए, ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए जो ऊर्जा की बचत करे, ठीक है। तो इसी को ये जो पूरा योजना है, ये अदिति योजना के अंतर्गत ये चीज़ें लाई गई हैं, मेनली किस लिए, कि उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए। ये किसका कार्यक्रम है, विद्युत मंत्रालय का कार्यक्रम है, विद्युत मंत्रालय द्वारा लाया गया। भाई विद्युत से संबंधित है, विद्युत को बचाने के लिए लाया जा रहा है, ऊर्जा बचत करने के लिए लाया जा रहा है, इसलिए ये विद्युत मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कभी कभी सुर्खियों में आने वाला पद प्रोजेक्ट 17 निम्न में से संबंधित है। ये प्रोजेक्ट 17 ये क्या है, तो दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण करना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17 ए के तहत जो है स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण किया जाता है भारतीय नौसेना के लिए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह सूचकांक वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के समन्वय से संकलित किया जाता है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, न कि एनपीसीआई द्वारा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि देश में डिजिटल भुगतान के प्रसार को मापने वाली अपनी तरह का पहला सूचकांक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि देश भर में डिजिटल भुगतान के प्रसार को मापने वाला ये अपनी तरह का पहला सूचकांक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकनगुनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह मच्छर जनित वायरल रोग है जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये मच्छर जनित वायरल रोग है, मच्छर की वजह से ये रोग होता है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस के कारण चिकनगुनिया रोग होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। चिकनगुनिया के लिए कोई टीका या एंटीवायरल दवा उपचार उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसके लिए कोई भी टीका या एंटीवायरल दवा उपचार नहीं है, इसलिए आपको बहुत बच के रहना है। अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा होता है, गंदगी होती है, तो उसको साफ करके रखा करिए, क्योंकि मच्छर फैलेंगे तो फिर बीमारी भी फैलेगी, ठीक है। तीसरा है कि चिकनगुनिया, डेंगू और जीका वायरस के समान ही ये रोग वाहक है, तो करेक्ट आंसर तीसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इसमें बताने लायक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ कला के कलाकारों ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के कला उत्सव 2025 आवासीय कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड कला शैली दी है, दूसरे साइड राज्य दिया है। तो सोहराय कला जो है ना, ये झारखंड में फेमस है। झारखंड में ये फसल एवं पशु उत्सव है ये, तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। मधुबनी बिहार की पेंटिंग है, दूसरा सही है। पटुआ
पटुआ जो है ये पूर्वी भारत में मेनली आपको पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, झारखंड में नहीं। तो तीसरा गलत हो जाएगा। पूछा है कितने सही हैं, तो केवल एक सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है। अगला देखिए, हाल ही में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के असफल होने के दौरान E3 देशों ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश E3 में शामिल हैं? इंपॉर्टेंट है। तो E3 में शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है भाई इस E3 में? यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है। इसको याद कर लो, कहीं पे अपने नोट्स में लिख लो। अगर आप लोग विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते होंगे, मंथली मैगजीन, तो शायद ये आपको सितंबर में या जुलाई मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से ये दिया हुआ है E3 के बारे में थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखिए, हाल ही में रातड़िया ढेरी में एक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज हुई है। ये स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थल राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एआई अलायंस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क और समुदाय है जहां सदस्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा सूचना एवं विशेषज्ञता साझा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे क्या कहते हैं, सभी सदस्य एक दूसरे से सूचना साझा करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत जो है एआई अलायंस नेटवर्क का संस्थापक सदस्य है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका संचालन स्विट्जरलैंड स्थित एआई अलायंस द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। इसका संचालन जो है एआई अलायंस रसिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका संचालन एआई अलायंस रसिया द्वारा किया जाता है, ना कि स्विट्जरलैंड। तीसरा गलत हो गया। पूछा है कि कितने सही हैं, तो 2 सही हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अपार आईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, अपार आईडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई 16 अंकों की छात्र पहचान संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। जब भी आपके सामने 16 अंक ये डिजिट दे दे तो अक्सर वो गलत होता है। 16 अंकों की नहीं, बल्कि ये 12 अंकों की 12 अंकों की एक कोड होती है अपार आईडी। इसमें 12 अंकों की कोड होती है, एक छात्र पहचान संख्या है ये। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे 16 अंकों की कह रहा है। 16 अंकों की नहीं, 12 अंकों की है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पंजीकरण के लिए अब अपार आईडी अनिवार्य है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यह प्रणाली यूजीसी द्वारा प्रबंधित अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। तो यूजीसी द्वारा नहीं, देखो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे बनाया गया था, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को, और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो यहाँ तीसरा गलत हो गया। पूछा है कितने सही हैं, तो केवल एक सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो अच्छे से और इसका आंसर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पुरस्कार भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि कृषि अनुसंधान में कार्यरत केवल भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पहला गलत हो गया। भारत सरकार की कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला गलत हो गया। और कह रहा है कि केवल भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार के लिए पात्र है, नहीं, विदेशी भी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इस पुरस्कार को विदेशियों को भी दिया जा सकता है जो खाद्य और शांति के लिए अच्छा काम करते हैं। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एनजीटी का अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टेटमेंट में अक्सर ही शब्द दे दे तो वो गलत हो जाता है, लेकिन तभी आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनजीटी का अध्यक्ष जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवारत या
सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसके साथ हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो सेवारत में है या जो सेवानिवृत्त हो चुका है वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है, एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एनजीटी अपनी सभी कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा है, तो नहीं, ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है कि इस अधिकरण को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि ये जो एनजीटी है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता है, तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। पूछा था कितने सही है, तो केवल एक ही कथन सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र और देशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। देश क्षेत्र दिया है और ये किस देश में स्थित है ये दिया है, बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो दीर अल बलाह ये कहाँ है? इजराइल में है, तो पहला गलत हो गया है, सीरिया में नहीं है। दारफुर ये सूडान में है, तो दूसरा सही है। कीव यूक्रेन में है और कीवू जो है लोकतांत्रिक गणराज्य में है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कीव और कीवू में। कीवू यूक्रेन में है और कीव जो है यूक्रेन में है और कीवू जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। तो चौथा भी सही सुमेलित नहीं है। कितने सही सुमेलित है? केवल एक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कितने देश यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य राष्ट्र हैं? कितने देश यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य राष्ट्र हैं? इसमें से आपका रसिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं है। तो कितने हैं? तो 5 हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में रसिया यूक्रेन संघर्ष में युद्ध विराम के संबंध में यूएसए और रूस के राष्ट्रपति अलास्का में मिले। इस संदर्भ में अलास्का की भौगोलिक स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अलास्का के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि यह रूस और कनाडा दोनों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये रसिया के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि अल्यूशियन द्वीप श्रृंखला अलास्का से एशिया तक फैली हुई है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1867 में दोस्तों, 1867 यानी 1867 में अलास्का संधि के तहत अमेरिका ने अलास्का को रसिया से खरीदा था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे खरीदा था? रसिया से खरीदा था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वे आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक मामलों में अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज के समान अधिकार रखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि ओसीआई कार्ड धारक भारतीय चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं ये भारत में चुनाव नहीं कर मतदान नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। तीसरा है ओसीआई कार्ड धारक भारतीय संवैधानिक पदों पर आसीन होने के लिए पात्र नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं भारत के संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो संवैधानिक पद है इन पर आसीन नहीं हो सकते। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। तो पूछा है कौन सा सही है? नहीं, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा कह रहा है ओसीआई कार्ड धारक भारतीय चुनाव में मतदान करने के पात्र है। नहीं, मतदान करने के पात्र नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया सही है, यहाँ टिक गलत कर दिया। दूसरा गलत है, तीसरा सही है। दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रलय एक स्वदेशी प्रणाली है जिसे पूर्णतः डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। तो पूरी तरह से डीआरडीओ ने इसे विकसित नहीं किया है, बल्कि डीआरडीओ ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इसे बनाया है प्रलय मिसाइल को, तो पहला गलत हो जाएगा। यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर का उपयोग करती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। यह एक बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है लेकिन उड़ान के दौरान पथ बदलने की क्षमता रखती है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि उड़ान के दौरान अपना पथ बदल सकती है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है। तो पूछा है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है औपनिवेशिक भारत में स्थापित हार्टोग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ना तो शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आयोग गठित किए गए थे ये पढ़ लेना, अक्सर एग्जाम में
पूछ देता है, ठीक है। चलो, हार्टोग आयोग क्या है? पहला स्टेटमेंट, यह भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए साइमन आयोग द्वारा एक उप समिति के रूप में गठित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि साइमन आयोग द्वारा एक उप समिति के रूप में इसका गठन किया गया था शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि इसने टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती स्कूल को 1 लाख रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की थी। तो इन्होंने इस तरह की कोई अनुदान नहीं दिया था हार्टोग आयोग में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये, अच्छा, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ कब था? 18 फरवरी 1946 को। ओके, इस विद्रोह की शुरुआत बॉम्बे बंदरगाह पर HMIS तलवार के 9 सैनिकों के विरोध के साथ हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, एक सैनिक था, इसने अपने तलवार पे लिखा था भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो। तो उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी के समर्थन में, यानी उस सैनिक के समर्थन में अन्य सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ही शुरू होता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। दूसरा है, इसमें इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की गई थी। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होने का और भी कारण था कि अंग्रेज जो हैं अपने सैनिकों को, यानी अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा महत्व देते थे। उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी देते थे। लेकिन जितने भारतीय सैनिक थे उनके साथ ये नस्लीय भेदभाव करते थे। एक तो गोरे काले का भेदभाव करते थे। इसके साथ क्योंकि ये भारतीय थे तो इनके साथ भी बुरा बर्ताव करते थे। इनको खाने की मतलब अच्छा भोजन नहीं देते थे, साफ सुथरा भोजन नहीं देते थे। इसके साथ ही इनको रहने की व्यवस्था नहीं दी जाती थी। ऐसे कबाड़े जैसे रूम में रहने के लिए कमरा दे दिया जाता था। तो यानी कि इनको सुविधाएं जो है बहुत कम दी जाती थी, इनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। इसी वजह से रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने बहुत जम के अंग्रेजों का विरोध किया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका कि इन्होंने भाई इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। तीसरा कह रहा है कि कराची बंदरगाह पे HMIS हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्रोह का विरोध किया था। तो यहाँ पे ये तीसरा गलत हो जाएगा। इन्होंने इस तरह का कोई विद्रोह नहीं किया था, इनकी मांग थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है। ज़्यादातर इनकी मांगे सेना से संबंधित रही है। तो पहला और दूसरा सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 1936 में जारी बॉम्बे घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? 1936 में बॉम्बे घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित समाजवादी आदर्शों का विरोध करना था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप UPSC सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि आपको टेस्ट पेपर में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है, इसी तरह या फिर कहें तो इससे भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ की वीडियो है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग शिकायत करने लगते हैं। तो हम लोग बहुत कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और कम टाइम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है तो कभी 100 के 100 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होते हैं। तो तुरंत एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे मूव होना और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस दौरान हम क्या बताएं आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कम टाइम में आपको अच्छी कंटेंट देने की हम लोग कोशिश करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हो विथ कॉन्सेप्ट कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है, मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछता है, यानी आप प्रीकम मेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे क्लब IAS ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लब IAS ऐप में आपको हमारा 5th फाउंडेशन बैच दिखेगा जो इस समय चल रहा है। इस 5th फाउंडेशन बैच में सारे सिलेबस को कवर कराया गया है। 4th पेपर अभी चल रहा है, GS का 4th पेपर अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें अब तक क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, तो एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस चल चुकी हैं। अभी 4th पेपर चल रहा है, तो आप लोग हमारे इस 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ी कितनी है, तो 1499 रुपये इसकी फ़ी है। 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी 3 साल तक हमारे इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, ठीक है।
कोर्स परचेस करने से पहले दोस्तों डेमो क्लास देख लेना। हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी डेमो क्लासेस होंगी, इकोनॉमिक्स की होंगी, एनवायरनमेंट की होगी, पॉलिटी की होगी, ज्योग्राफी की होगी, और इसके साथ ही फोर्थ पेपर जो चल रहा है अभी इसकी भी डेमो क्लास है, तो आप लोग देख लेना। डेमो क्लास देखने के बाद संतुष्टि लगे, हाँ लगे कि आपको समझ में आ रहा है, तब हमारे इस कोर्स को परचेस करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1937 के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केवल प्रांतीय चुनाव कराए गए थे और संघीय स्तर पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपका दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है कि 1937 का जो चुनाव हुआ था वो केवल प्रांतीय चुनाव कराए गए थे, प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे, संघीय स्तर पर कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया था। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन नहीं हुआ था। बंगाल, पंजाब, सिंध और भी बहुत सारे प्रांत थे जहाँ पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सभी प्रांत लिखा है तो सभी प्रांतों से, अब भाई यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, एक आयोग की पहचान करना है। अच्छा, ये सारी क्वालिटीज पढ़िए, फिर बताइए कि किस आयोग के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला कह रहा है कि इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू भी की गई। चलिए आगे देखते हैं। इसकी एक सिफारिश ये थी कि छात्रों को विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट स्तर के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। तीसरा, माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा के प्रवासन और नियंत्रण के लिए एक अलग माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। बताना है कि किसके बारे में ये कहा जा रहा है। सैडलर आयोग के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट बताया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग स्पेक्ट्रम की बुक को अच्छे से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। आप लोग जो कभी कभी सोचते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जब आप अच्छे से बुक को पढ़ेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको याद बहुत तेज़ी से होगा और आप भूलेंगे नहीं जल्दी, और आपको पता चलेगा कि हाँ सारे कंटेंट जो है आपके बुक से ही पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते। कुछ ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उस इक्का दुक्का क्वेश्चन के पीछे क्यों भागना है, जो बाकी क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो ना। तो अपनी बुक को अच्छे से रिवाइज करो, अपने सिलेबस को, जो आपने अपना नोट्स बनाया है उसको पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जनता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया तथा 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सदस्यता को ली थी। तो किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा प्रावधान लाया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जनता को प्रत्यक्ष रूप से इसमें अपने आंदोलन में जोड़ा था, और 21 वर्ष की आयु की सभी जो पुरुष और महिलाएं थी उनको अपनी मेंबरशिप दी थी, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके, अपना जनाधार बढ़ा सके। ठीक है, तो कब किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, प्रेस से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्ट लाए गए थे, उस एक्ट को भी पढ़ लीजिएगा, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 हो गया। इसके साथ कारखाना अधिनियम से बहुत क्वेश्चन पूछ देता है। 4-5 कारखाना अधिनियम है, बस 5 है मुश्किल से। किसके शासनकाल में कारखाना अधिनियम आया, क्या क्या प्रावधान रहे, बस एक 2 पॉइंट है। आपने पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगी कि हाँ यहाँ से कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत टफ नहीं देता है क्वेश्चन, बेसिक आपके समझ के आधार पर ही क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। तो कारखाना अधिनियम पढ़ लेना, इसके साथ ही प्रेस से रिलेटेड जो एक्ट लाए गए थे प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, वो भी पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम में दिया है। और इसके साथ कुछ भू राजस्व व्यवस्था जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, महालवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो भी पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम में दिया है। कुछ गिनी चुनी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि अब एग्जाम 2-3 महीने बचे हैं बस। ठीक है, तो अधिनियम कौन कौन से लाए गए थे, जैसे 1773 एक्ट से लेकर के भारत सरकार अधिनियम 1947 तक आप पढ़ लीजिए। वहाँ से कौन कौन से प्रावधान रहे थे, किस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था, ज़्यादा नहीं, बस इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट एक्ट कैसे कहाँ से आते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये आपको पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा
मॉक टेस्ट लगाने से और PYQ लगाने से। मॉक टेस्ट लगाने के लिए हमारे ग्रुप में दृष्टि IAS, विजन IAS, फोरम IAS बहुत सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर दिया जाता है, तो उस टेस्ट पेपर को डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ आप PYQ भी लगा सकते हैं। PYQ भी शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग बोलोगे ग्रुप में तो तभी आपको पता चलेगा। आप PYQ नहीं लगाओगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो फिर कितना भी बुक पढ़ लो आपको याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक आप पढ़ लेना एग्जाम के पहले। चलो, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है ये फ्रांसीसी हमले की आशंका के तहत अधिनियमित किया गया था। एक मिनट, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो और आप लोग आंसर करने की कोशिश करो। लगातार बोलते बोलते ना नाना पाटेकर जैसी आवाज हो जाती है। अभी भी नाना पाटेकर जैसी ही है थोड़ी थोड़ी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। तो दोस्तों, प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रांसीसी हमले की आशंका के तहत इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ताकि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लोगों तक जो भी समाचार पहुंचाया जा रहा है उसको प्रतिबंधित कर दे, ताकि लोग उस समाचार को ना पढ़ पाए। तो इसी वजह से प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लाया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के तुरंत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, कि जो भी आपको प्रकाशित करना है समाचार पत्र में, तो पहले उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा, वहाँ से स्वीकृति लेनी होगी, फिर ये प्रकाशित होगा। तो इस तरह का प्रावधान, और कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, मुद्रणालय का नाम, संपादक का नाम, सब कुछ इसमें जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये ऐसा प्रावधान लाया गया था। ठीक है, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र दिया है, संबद्ध नेता दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में ये भी आपको पढ़ना है, कहाँ पे किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो बिहार में अंबिका कांत सिन्हा ने, पहला स्टेटमेंट सही है। असम में चंद्रप्रभा सैकियानी ने, दूसरा भी सही है। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी ने, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो सभी तीनों कथन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू और सिया दास ने सी राजगोपालाचारी के समर्थन से इसका गठन किया था। देखो, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी दास ने किया था, यहाँ तक तो आपका सही है। लेकिन आगे कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी के समर्थन से इसका गठन किया गया था, तो सी राजगोपालाचारी ने समर्थन नहीं प्रदान किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, सी राजगोपाली के समर्थन से नहीं किया था। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि स्वराज पार्टी के सदस्यों ने केंद्रीय परिषद में लोक सुरक्षा विधेयकों को विफल कर दिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि स्वराजियों ने परिषद में अपने क्रांतिकारी कार्यों को बाहर के व्यापक राजनीतिक कार्यों के साथ प्रभावी समन्वय किया था। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो स्वराजियों ने परिषद में अपने क्रांतिकारी कार्यों को तो किया, लेकिन ये बाहर के राजनीतिक कार्यों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए थे, इसमें ये असफल रहे थे। ठीक है, दोनों को साथ में बैलेंस नहीं कर पाए थे। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में दिल्ली चलो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। दिल्ली चलो शब्द का संबंध, तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन आयोजित करने का एक आह्वान किया गया था, दिल्ली चलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। लोथियन समिति, भारतीय मताधिकार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो ये सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित थी। ठीक है, कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, किस उम्र तक के लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को होना चाहिए अधिकार या नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित समिति गठित की गई थी। लोथियन समिति सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तर में जारी किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट लाया था
मतलब अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि भारतीय जो है अपना संविधान नहीं बना सकते हैं। तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने एक संविधान, एक कहें तो ये संविधान तैयार किया था। उसमें तरह तरह के प्रस्ताव रखे थे, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू थे, नेहरू रिपोर्ट नाम पड़ा था। ठीक है, बस इसमें ये कमी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस राज्य बनाने की मांग की थी, जो कि भारतीयों ने जमकर इसका विरोध किया था, क्योंकि हम लोग डोमिनियन स्टेटस नहीं, स्वराज्य, अपना खुद का शासन होना चाहिए। कोई डोमिनियन स्टेटस राज्य की बात, राज्य के गठन की मांग नहीं की गई थी। लेकिन इन्होंने अपने प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। यही जो है इस नेहरू रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी मांग रखी कि हमारी क्या क्या मांग है। हमें पाकिस्तान की अलग एक पाकिस्तान नाम का एक राज्य गठित किया जाए, एक अलग देश बनाया जाए, और पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि मुस्लिमों को कहाँ कहाँ पे उनको ज़्यादा आरक्षण प्रदान की जाए, जहाँ पे ज़्यादा उनको सीटें प्रदान की जाए, जैसे कि बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये कुछ क्षेत्र ऐसे भारत के जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे। तो वहाँ पे उन्होंने भाई ज़्यादा अपनी आरक्षण की मांग की, सीटों की मांग की। और भारत के अन्य प्रांतों में भी उन्होंने सीटों की मांग की, आरक्षित कर कि हमें यहाँ पे सीटें आरक्षित की जाए। तो ये मुस्लिम अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में। आगे देखिए, कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1924 का अधिवेशन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित पहला और एकमात्र अधिवेशन था। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। बेलगाम अधिवेशन, ध्यान होगा कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। पहली बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये अंतिम बार भी था, पहली और अंतिम बार, क्योंकि इसके बाद कभी भी गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। यहाँ पहला सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि गांधी स्वराजवादी समझौते के माध्यम से कांग्रेस में औपचारिक रूप से एकता स्थापित की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा का गठन किया गया था। तो गुजरात सभा का गठन जो है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें एक संविधान सभा के तत्काल गठन का प्रावधान रखा गया था। तो कह रहा है तत्काल, वो भी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो इसमें एक संविधान सभा के तत्काल गठन का प्रस्ताव नहीं रखा गया था कि तुरंत जो है एक संविधान सभा गठित की जाए, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था। दूसरा कह रहा है कि इसने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब आप लोग पढ़ोगे स्पेक्ट्रम की बुक, अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे, कौन कौन सी बातें रखी गई थी, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई अल्पसंख्यक अगर किसी संविधान पर सहमति नहीं देते तो वो संविधान नहीं अपनाया जाएगा भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसने ब्रिटिश नीति के तात्कालिक उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की गारंटी दी थी। तो ये गलत है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की गारंटी नहीं दी थी। अगस्त प्रस्ताव में वही सेम की डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ का लिंक नहीं बल्कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आप लोग पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे दृष्टि का टेस्ट सीरीज आप लोग देखेंगे तो उसकी प्राइस है 9,999, इतनी प्राइस है। और विजन आईएएस की इससे शायद थोड़ी ज़्यादा है, 12-13 हज़ार रुपये है। तो आपको इतने कम प्राइस में सारे टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में, और विथ एक्सप्लेनेशन। तो मुझे लगता है आप लोग को ले लेना चाहिए इतना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप लोग कहते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो कन्फ्यूज़ तभी होंगे आप जब रिवीजन नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपको कारगर साबित नहीं होगा। रिवीजन रिवीजन के साथ आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपके पास पूर्वावलोकन की बुक होगी पीसीएस के लिए, उस पूर्वावलोकन को लगाइए। पूर्वावलोकन जब लगाएंगे ना, तो ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, तो उससे क्या होता है कि आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं, याद होने लगती है। जब ये छोटी छोटी चीज़ें याद करेंगे ना, तो वही छोटी चीज़ें बड़ी कॉन्सेप्ट में बन करके आती हैं आपके सामने एग्जाम में। तो वहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। तो अभी गलती कर लो, जितना प्रैक्टिस करना है अभी कर लो, एग्जाम में गलती मत करना।
ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कितने तैयार हो चुके हैं। अभी आपको कहाँ-कहाँ तैयार करना है, तो मॉक टेस्ट के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से पता चलेगा। पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू बहुत अच्छा डायरेक्शन देगा आपको। एक टीचर से अच्छा गाइडेंस आपको पीवाईक्यू देगा। ओके, तो चलो बाय बाय। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। मैं ही आपके मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है ना, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के मैसेजेस का। ओके, बाय बाय।